ऐसे ऐसे कर दीजिएगा बस। तो अब इसी पर रोक दें, ये रोक दीजिए, हाँ ऐसे रोक दीजिए। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए, मैं जैसा कि जीएस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो है आपको बता चुका था, आज जो मैं पार्ट 4 इसी तरह डेली का डेली मैं जो है ना आपके यहाँ सब लेकर आऊँगा। पार्ट 1, 2, पार्ट 3, 4 जैसे कि सब जो है बता चुका हूँ मैं आपको। तो आज जो है चौथा पार्ट है, तो चौथा पार्ट है आज। तो मैं चौथा पार्ट आज बताने वाला हूँ। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। कह रहा है सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष जो है ना सुरकोटदा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। सुरकोटदा से। अब सुरकोटदा पड़ता क्या है? सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष सुरकोटदा से मिला है। यार वो कहाँ, सुरकोटदा से मिला है। तो देख लीजिए, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थियों के अवशेष सुरकोटदा जो है गुजरात में पड़ता है। गुजरात में सुरकोटदा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अर्थात सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष सुरकोटदा से मिला है, गुजरात में है। ये तो क्वेश्चन हुआ। अब कहता है कि मृण मूर्तियाँ कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता में घोड़े की मृण मूर्तियाँ अर्थात घोड़े की मृण मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं? तो मृण मूर्तियाँ लोथल तथा थल प्लस मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष सुरकोटदा पड़ता है गुजरात में। मैं बताया था कि लोथल भी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और मृण मूर्तियाँ जो है घोड़े की मृण मूर्तियाँ लोथल और मोहनजोदड़ो से मिला है। और घोड़े के दांत रानाघुंडई से मिला है। और घोड़े के दांत रानाघुंडई से मिला है। रानाघुंडई से घोड़े के दांत जो है रानाघुंडई से मिला है। रानाघुंडई से जो है घोड़े के दांत मिला है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? तो वैदिक देवता इंद्र जो है वर्षा के देवता थे। वर्षा और चक्रवात के देवता थे। इन्हें वैदिक काल में इन्हें जो है वर्षा का देवता भी कहा जाता था। और ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता इंद्र थे, जिन्हें पुरंदर अर्थात किले तोड़ने वाला कहा जाता था। इन्हें ऋग्वेद में सबसे प्रतापी इंद्र को माना जाता था। ऋग्वेद
वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? तो आंसर हो जाएगा वर्षा और चक्रवात के देवता थे। ऋग्वेद में सबसे प्रतापी इंद्र को माना जाता था। इन्हें जो है पुरंदर भी कहा जाता था। इन्हें पुरंदर भी कहा जाता, अर्थात किलों को भेदने वाला भी कहा जाता था। इन्हें पुरंदर भी कहा जाता था। इन्हें पुरंदर भी कहा जाता था। इन्हें पुरंदर भी कहा जाता, अर्थात किला भेदने वाला, अर्थात किला भेदने वाला इन्हें, और किला भेदने वाला, इन्हें पुरंदर भी कहा जाता था। पुरंदर भी कहा जाता था। इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित हैं। इंद्र आर्यों के युद्ध के देवता भी माने जाते थे। अब कह रहा है कि वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? तो वैदिक देवता इंद्र जो है वर्षा और चक्रवात के देवता हैं। ऋग्वेद में सबसे प्रतापी इंद्र को माना जाता था। पुरंदर भी, इन्हें जो है पुरंदर भी कहा जाता था, अर्थात किला भेदने वाला भी कहा जाता। आर्यों जो है इनको युद्ध के देवता के रूप में अपना चित्रित किए हैं। ये वैदिक सभ्यता में इनको जो है आर्यों का युद्ध का देवता भी माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। 3, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो हम जानते हैं कि सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद को माना गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना गया है। सबसे बाद का वेद जो है अथर्ववेद होता है। यजुर्वेद जो है जिसमें जो है पशुओं को बलि के समय जो है मंत्र का उच्चारण किया जाता है, तो वो यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। सामवेद भारतीय संगीत का जनक वेद सामवेद को कहा जाए, इसके अंतर्गत संगीत सब आते थे। अथर्ववेद के अंतर्गत जो है मनुष्य जो है अपना जीविकोपार्जन, पशुपालन, कृषि, अपना व्यवसाय इत्यादि जो है अथर्ववेद के अंतर्गत करते थे, अथर्ववेद के अंतर्गत आते थे। तो क्वेश्चन पूछता है सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद पूछता है तो सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। इसमें जो है सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, सामवेद को। या यजुर्वेद जिसमें पशुओं के जिसमें बलि जब पशुओं की दी जाती तो उसमें मंत्रों का उच्चारण यजुर्वेद के अंतर्गत ही किया जाता है। अथर्ववेद जो होता है कि जिसमें कृषि, पशुपालन, व्यवसाय इत्यादि का वर्णन जो है अथर्ववेद के अंतर्गत किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो भरत की पत्नी थी मांडवी। ये क्वेश्चन पूछा है, ये 2018 में पूछा है कि रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो ये भरत की पत्नी थी। मांडवी किसकी पत्नी थी? भरत की पत्नी थी मांडवी। और एक मान लीजिए सीता जो है श्री रामचंद्र की पत्नी थी, और उर्मिला जो है लक्ष्मण की पत्नी थी। और एक शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति था। श्रुतकीर्ति था। श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति था। शत्रुघ्न की पत्नी का नाम क्या था? श्रुतकीर्ति था। श्रुतकीर्ति था। शत्रुघ्न रामायण मांडवी किसकी पत्नी थी? भरत की पत्नी थी। और श्रुतकीर्ति जो है शत्रुघ्न की पत्नी थी। उर्मिला किसकी पत्नी थी? उर्मिला जो है लक्ष्मण की पत्नी थी। कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध
कुंड बांध ये कहाँ पर है? महानदी पर स्थित है। हीरा क्या था? हीरा महान था, अर्थात महानदी पर हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है, स्थित है महानदी पर। और ये पड़ता कहाँ है? उड़ीसा का एक गांव, उड़ीसा के एक ज़िला है संबलपुर, उड़ीसा के संबलपुर ज़िले में स्थित है। यह उड़ीसा के हीराकुंड बांध उड़ीसा के संबलपुर उड़ीसा के संबलपुर ज़िले में स्थित है। उड़ीसा के संबलपुर ज़िले में स्थित है। कौन सा? हीराकुंड बांध संबलपुर ज़िले में स्थित है। संबलपुर ज़िले में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध पूछेगा तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर स्थित है, उड़ीसा के संबलपुर ज़िले में स्थित है। इसकी कुल लंबाई, इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किमी है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। अर्थात इस बांध की कुल लंबाई कितना है? 25.8 किलोमीटर है। तो देख लीजिए प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद उसके बाद सबसे बाद का वेद पूछा जाता है तो अथर्ववेद में भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। यजुर्वेद ऐसा वेद है कि जिसमें मंत्रों, बलि के समय जो मंत्रों को उच्चारण किया जाता है पशुओं को, वो यजुर्वेद का पाठ किया जाता है। सामवेद में संगीत का किया जाता है। अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार। गंडक भारत सरकार और नेपाल के बीच 1959 में एक समझौता हुआ था, जिससे जो है नेपाल को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। 1959 में उत्तर प्रदेश और बिहार हो गया। 1959 में भारत सरकार और नेपाल के बीच एक गंडक समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत जो है नेपाल भी जो है इसमें परियोजना के अंतर्गत नेपाल को भी शामिल कर लिया गया था। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों के एक संयुक्त प्रयास है? उत्तर प्रदेश और बिहार का एक प्रयास है। 1959 में भारत सरकार और नेपाल के बीच एक जो है गंडक समझौता हुआ था, जिसमें गंडक परियोजना समझौता हुआ था, जिसमें जो है नेपाल को भी शामिल कर लिया गया था। भारत का अब दे रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर है। ये भागीरथी नदी पर है। ये टिहरी बांध कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, भागीरथी नदी पर है। यह रूस की सहायता से बनाया गया था। रूस की सहायता से सर्वप्रथम बनाया जा रहा था, लेकिन जब उत्तर प्रदेश का विभाजन हो गया तो ये काम रोक दिया गया था। फिर 1994 में रोक दिया गया था। 1994 में पुनः शुरू हुआ और 2006
7 में 2006 और 7 में बनकर तैयार हो गया। ये इसकी कुल ऊंचाई की, इसकी टोटल ऊंचाई 260.54 मीटर है। इसकी कुल ऊंचाई 260.54 मीटर है। इसकी कुल ऊंचाई 260.54 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो हम जानते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है, वह भागीरथी नदी पर बनाया गया था। ये सर्वप्रथम जो है रूस के सहायता से इसका जो है निर्माण किया जा रहा था, परंतु जब उत्तर प्रदेश का विभाजन हो गया तो ये काम रोक दिया गया था। फिर पुनः जो है भारत सरकार ने 1994 में फिर पुनः शुरू किया और 2006-07 में बनकर तैयार हो गया। इसकी कुल ऊंचाई 260.5 मीटर है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। सतलज नदी पर बनाया गया। इससे लाभान्वित होने वाले कौन कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के बाद राजस्थान है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इत्यादि हैं। अर्थात इनका विस्तार भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा बांध जो है सतलज नदी पर बनाया गया है। इसका विस्तार हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इत्यादि राज्यों में है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चमेरा बांध रावी नदी पर बनाया गया है। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया? तो चमेरा बांध रावी नदी पर बनाया गया है। ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला, हिमाचल प्रदेश के चंबे जिले में, हिमाचल प्रदेश के चंबे जिले में स्थित है। चंबा जिला में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। कौन? चमेरा बांध जो है हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, चंबा जिला, उसी पर चमेरा बांध बनाया गया है। ये कहाँ पर बनाया गया? रावी नदी पर बनाया गया है। रावी नदी पर बनाया गया है चमेरा बांध। हिमाचल प्रदेश के चंबे जिले में स्थित है ये चमेरा बांध, रावी नदी के तट पर बना है। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक बांध है? तो सबसे अधिक बांध नंबर 1 पर पड़ता है महाराष्ट्र में 2019 के आंकड़ों के अनुसार 2394 बांध है। 2394 बांध जो है महाराष्ट्र में है। अब दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश में 906 बांध है। मध्य प्रदेश के बाद तीसरे नंबर पर आता है गुजरात। चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। तो महाराष्ट्र में 2394 टोटल बांध है। मध्य प्रदेश में 906 है और 632, गुजरात में 632 और 130। उत्तर प्रदेश में टोटल 130 बांध है। 2019 के डाटा के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे अधिक बांध है? तो भारत में सबसे अधिक महाराष्ट्र में बांध है। कितने बांध है? 2394। 2019 के डाटा के अनुसार 2394 बांध जो है महाराष्ट्र में है। नंबर 2 पर आता है मध्य प्रदेश में टोटल 906 बांध है। नंबर 3 आता है गुजरात में टोटल 632
632 बांध है। उसके बाद चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश में टोटल 130 बांध हैं। तो पूछ लेता है कि भारत में किस राज्यों में सबसे अधिक बांध है, तो भारत में सबसे अधिक महाराष्ट्र में। मेक इन इंडिया कार्यक्रम में कितने क्षेत्रों पर केंद्रित है, तो 25 क्षेत्रों पर केंद्रित है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी ने 25 क्षेत्रों पर, पीएम ने 25 क्षेत्रों पर ये केंद्र स्थापित किया, 25 क्षेत्रों पर केंद्रित किया था। यह लागू हुआ था 25 सितंबर, इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2000, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुआ था। बस नंबर 12 देख लीजिए, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में कितने घटकों में विभाजित किया गया है, तो यह दो घटकों में विभाजित किया गया है। दो घटकों में विभाजित किया गया है। नंबर एक है केंद्रीय घटक और दूसरा जो है ना राज्य घटक। नंबर एक केंद्रीय कर, पहला केंद्रीय कर, दूसरा होता है राज्य कर। इन्हीं दो घटकों में इनको विभाजित किया गया है। जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कितने घटकों में विभाजित किया गया है, तो जीएसटी को दो घटकों में विभाजित किया है। नंबर एक होता है केंद्रीय कर, नंबर दो होता है राज्य कर। ये अब देता है वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 को यह लागू किया था। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, भारत में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो प्रथम राज्य असम था। लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था, प्रथम राज्य असम था। क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था, तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और जीएसटी को ये एक अप्रत्यक्ष कर होता है। जीएसटी कैसा कर होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है। इनको दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला केंद्रीय कर, दूसरा राज्य कर। इसमें दो अलग अलग कर होते हैं, एक केंद्रीय कर केंद्र लगाता है और दूसरा राज्य कर होता है। और ये भारत में कब लागू किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था जीएसटी। और लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था, असम था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर ले। तो दोस्तों मैं इसी तरह आपको डेली 12 से 13 15 क्वेश्चन मैं डेली हर सेट में कराता रहूँगा आपको। यदि हमारी जो है वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए आप लोग, ताकि लाइव, ये तो पार्ट नंबर 4 हो गया। इसी तरह मैं आपको जो है 250 से 300 जो है क्वेश्चन मैं कराऊंगा। 250 से 300 पार्ट जो है मैं कराऊंगा, एक एक पार्ट का। आज चौथा पार्ट हो गया, 5वां 6वां पार्ट, इसी तरह कर 250 से 300 पार्ट में कराने वाला हूँ। सभी में 13, 14, 15 क्वेश्चन रहेंगे और सभी का मैं कवर करूँगा। ज्योग्राफी कवर करूँगा, उसमें 2-3 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के और जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन कवर करूँगा। और जो है मैं क्वेश्चन और बढ़ाऊँगा भी उसमें जो है। अब जो है मैं भारतीय संविधान के भी कुछ क्वेश्चन रखने वाला हूँ और साइंस के भी। यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, लाइक करने और सब्सक्राइब करने में क्या जाता है आपको। तो प्लीज़ ये दोस्तों आपसे अनुरोध है कि इसको लाइक और सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।